नमस्कार मित्रों। चाइना में 1979 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक बच्चा नीति यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ती हुई जनसंख्या को संबोधित करवाने के लिए चाइना में लागू करवाया गया था। क्योंकि माडोंग जियो के शासन में चाइना की आबादी जो कि 1949 में 54 करोड़ तक था, वो 1979 में आकर 96 करोड़ तक हो गया था। और इसी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को धीमा करने के लिए उस समय चाइना में 1979 में एक बच्चा नीति को लागू करवाया गया था, ताकि चाइना की बढ़ती हुई जनसंख्या चाइना के अधिक विकास और संसाधन उपलब्धता के लिए आने वाले समय में चाइना के लिए कोई बड़ा खतरा ना बन पाए, जैसे कि खाद्य आपूर्ति आवास, जिसका मतलब होता है इमेंस प्रेशर ऑन फूड सप्लाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे संस्थानों पर उस समय बहुत ही ज्यादा भारी दबाव पड़ सकता था। वहीं पर ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को यह डर था कि अधिक जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और यह गरीबी को भी आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि असल में चाइना की अर्थव्यवस्था का बढ़ना असल में 1978 से ही शुरू हुआ था और इससे पहले चाइना ने बहुत ही बड़े बड़े समस्याओं का सामना किया था, जैसे कि 1958 का महान गौरैया अभियान, जिसे द ग्रेट स्पैरो कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तकरीबन चाइना के नागरिकों ने 40 लाख से भी ज्यादा स्पैरो यानी कि गौरैया को मार डाला था। असल में इस अभियान का उद्देश्य था प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना, लेकिन इसका परिणाम कुछ और ही निकल के आया और वह था मृत्यु, जो कि 7 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा चाइना के नागरिकों की। यहाँ तक कि इस अभियान को आज तक इस पूरे विश्व का सबसे ज्यादा घातक पर्यावरण आपदा भी कहा जाता है। लेकिन यह सभी सत्य नहीं है कि चाइना की इस स्थिति का कारण असल में यह सभी अभियान या फिर और कुछ था। असल में चाइना को चाइना की शुरुआत से ही एशिया महाद्वीप का मरीज कहा जाता था। हालांकि आज के समय चाइना ने यह सब कुछ बदल के रख डाला है और आप भी जानते हैं और हम भी कि चाइना आज के समय में कितना ज्यादा विकसित हो रहा है और हो चुका है। लेकिन उसी समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भी कोई गलती नहीं करना चाहते थे चाइना के साथ, खास करके तब जबकि उनके अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हो गया था। इसीलिए खुद के देश के विकास के लिए उस समय चाइना में एक बच्चा नीति को लागू करवाया गया, जिससे जनसंख्या को कम करके इसी नीति ने संसाधनों को आर्थिक विकास दिया, बुनियादी ढांचों और मौजूदा नागरिकों के लिए इसने जीवन की गुणवत्ता को और भी ज्यादा सुधारा था, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और एक बच्चे के लिए अवसरों में अधिक निवेश करने का अवसर मिला। इसी एक नीति ने चाइना में उस समय कई सारे बदलाव एक ही साथ ला दिए थे, जैसे कि आर्थिक उपयोगिता और संसाधनों को एक ही पीढ़ी में उचित रूप से विभाजित किया जा सकता था तथा महिला कार्यबल की भागीदारी में भी वृद्धि हुआ था। इस एक नीति का सबसे ज्यादा प्रभाव असल में 3 तरह से हुआ था। सबसे पहला जनसंख्या को काबू में करना, फिर दूसरा था छोटे परिवारों पर ध्यान देना, जिससे प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम में सुधार हुआ और चाइना के छोटे परिवारों में बेहतर जीवन संभव हो पाया था, और तीसरा था प्रत्यक्ष रूप से महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि इससे उन्हें छोटे परिवारों के कारण शिक्षा, करियर विकास और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया था। पर यह सब बढ़िया सिर्फ कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि इस नीति के कारण चीन की आबादी तेजी से बूढ़ा होता जा रहा था और इस बढ़ती हुई संख्या में बुजुर्गों का भरण पोषण करने के लिए युवा भी बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं, जिसके कारण चाइना को आज के समय स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और श्रम की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर ही बेटों के लिए सांस्कृतिक विविधता के कारण लिंग चयात्मक गर्भपात यानी कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, परित्याग और बालिका शिशुओं की शिशु हत्या के कारण महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन पैदा हो चुका है चाइना में, जो कि आज के समय चाइना के सामने एक बहुत ही बड़ा समस्या बन के खड़ा हो चुका है। इसी के कारण आने वाले समय यानी कि भविष्य में इस समस्या को कम करने के लिए 1 जनवरी 2016 से ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के परिवारों को 2 बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दिया है। और इसका अर्थ और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि ये है कि चाइना से एक बच्चा नीति का यह अंत है, जिसने पिछले 35 वर्षों से चाइना के परिवारों को सिर्फ एक बच्चे तक ही सीमित करके रख दिया था।